नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ते हैं आखिरी कविता। अब आखिरी समय, बिल्कुल आखिरी परीक्षा का समय आपके आने वाला है। पाठ्यक्रम पूरा हुआ, बस आखिरी पाठ बचा है, कविता बची है, गंगा की विदाई। ठीक है, इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आप माखनलाल चतुर्वेदी ने वैसे तो देश भक्ति से ओतप्रोत अनेक रचनाएं लिखी हैं, मगर आज हम ये पढ़ेंगे, प्रकृति का भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत जगह चित्रण किया है। आज हम पढ़ते हैं गंगा की विदाई। अब गंगा की विदाई में क्या बताया बच्चों, ये देखो, सबसे पहली बात तो कविता का मानवीकरण किया है। हमने पढ़ा ना मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ प्रकृति पर मानव के रूपों का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं गंगा की विदाई। जानते हैं आप गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ? गंगा का उद्गम हुआ हिमालय से। हिमालय से गंगा उतरती हुई मैदानों में आई है। इसलिए कहा है कवि ने कि हिमालय की पुत्री हैं गंगा। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा है। वे वहाँ से गंगा जी का उद्गम जहाँ हिमालय से उतरते हुए नीचे आया है, तब इन्होंने कहा है कि गंगा की विदाई कर दो और नगाधिराज, नगाधिराज किसे कहा है? हिमालय को। हे हिमालय नगाधिराज, गंगा की विदाई करो, बेटी अपने ससुराल चली। बेटी का ससुराल, जब वो पिता के घर से निकलकर ससुराल पहुंचती है, तो यही कहा कि खुशी खुशी उसकी विदा कर दो, कन्यादान कर दो और उसे यहाँ से विदा कर दो। और वह विदा होकर कहाँ जाएगी? ससुराल। अब जहाँ मानवीकरण किया है, गंगा को एक लड़की जैसे कहा है, हिमालय को पिता कहा है, तो गंगा जाके कहाँ मिलती? नदियाँ कहाँ मिलती बच्चों? आप जानते हैं, समुद्र में जाकर के नदियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है और जाके समुद्र में मिलती है और उसका लक्ष्य होता है समुद्र। तो ये कहा है कि गंगा यहाँ से विदा हो चुकी है और उसका कन्यादान करो और उसमें बाधा मत बनो, उसको अपने वेग से आगे बढ़ने दो। तो शुरुआत में, कविता के शुरुआत में उसके वेग को आगे बढ़ने की बात कही है। कवि कहते हैं, नदी के वेग को न रोको, उसके प्रवाह को हमें नहीं रोकना चाहिए, बीच में बाधा ना बने तो उसके वेग को मत रोको, उसे अपने लक्ष्य से मिलने दो। नदी का लक्ष्य होता समुद्र। ठीक है, अब यहाँ हमने एक बेटी के रूप में जब माना है, तो वो अपने प्रिय से, अर्थात 1.5 सहस्त्र मील, ये कविता में लिखा है, 1,500 मील पहले से ही वो एक मधुर आवाज़ सुनती है। किसकी? अपने प्रिय अर्थात समुद्र की। तो उसके वेग को मत रोको, तीव्र गति से उसे जाने दो, क्षिप्र तरीके से उसे, क्षिप्र मतलब था तेज बहाव से उसे जाने दो, उसके बीच में बाधा मत बनो। अब क्योंकि एक और बात कही है, नगराज आसमान की ओर है और गंगा क्षिप्र है। अब क्या कहा है कविता में? जो नगराज है, नगाधिराज है, हिमालय बहुत विशाल और अपनी जगह पर स्थित है। तो ये क्या कहा है कि भव्य रूप है, विकराल विराल रूप है हिमालय का। उस रूप को देखो, बिल्कुल स्थिर और मौन है, और जबकि नदी का बहाव क्षिप्र है, तेज है। वो स्थिर है और जो नदी है उसका बहाव तेज है। दोनों में अंतर बताया गया। पिता स्थायी स्थिर है, बिल्कुल शांत गंभीर, और नदी वेग से बहती चली जा रही है। नगाधिराज हिमालय को देखकर लगता है जैसे वो पर्वतों के शिखर को देखकर लगता है कि वे देवी देवताओं से आसमान पे बात कर रहे हैं, और जो नदी है
उसका बहाव ऐसा लगता है जैसे वो आतुर है पृथ्वी पर मिलने को, ज़मीन पे मिलने को वो आतुर है, धरा पर दौड़ने के लिए वो उत्सुक है। अब गंगा खेतीहर की महारानी है। आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। नदियों के आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। अब गंगा के आसपास की भूमि भी कैसी है? बहुत उपजाऊ है। खेतीहर क्या होता है? किसान को कहते हैं, किसान का पर्यायवाची है खेतीहर। अब किसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है गंगा, उसका किनारा और उसके आसपास रहने वाले, इसलिए खेतीहर के लिए गंगा महारानी है जो सर्वस्व प्रदान करती है। किसानों को क्या चाहिए? वो संपदा, वो सिंचाई, वो साधन, तो वो गंगा के माध्यम से वो बात पूरी होती है। तो उन्होंने कहा ये गंगा खेतीहर की महारानी है, इसका जल संपूर्ण धरा को हरा भरा रखता है। जैसा भी मैंने बताया कि गंगा के जल से सिंचाई होती है, सिंचाई का एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा पृथ्वी हरी भरी, ये कहा है कि मानो हरी चूनर ओढ़ी हुई है, नदी प्रवाहित हो रही है, इस साइड भी हरियाली, इस तरफ भी हरियाली है, ऐसा लगता है जैसे हरी चुनरी ओढ़ करके गंगा अपने ससुराल जा रही है। तो हरियाली भी है। दूसरा ये भी बताया है कि हिमालय, अच्छा, हिमालय भारत का वरदान है। जहाँ गंगा भारतवर्ष वह धन्य है, भारत भूमि, भारत की वो धरा धन्य है, जहाँ हिमालय हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। एक तरफ हिमालय है और दूसरा धन्य वो भारत है जहाँ गंगा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर कवि ने कहा धन्य है वो भारत जहाँ एक प्रहरी बना हिमालय है और प्रवाहित होने वाली गंगा है जो कि संपूर्णता का प्रतीक है। अब कई यहाँ पर पाल डाले नौकाएं आगे बह रही हैं, नौकाएं नदी में तैर रही हैं, जिससे कई लोगों को जीवन मिलता है, रोजी रोटी मिलती है। नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों सुनो, नदियों के किनारे रहने वालों का भरण पोषण उसी के माध्यम से होता है। कई नाविक रहते हैं नदी के किनारे, कई लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि हिमालय भारत का वरदान है, क्योंकि एक और दूसरी ओर ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी है। ये कहा गया कि हिमालय की शिखर और घाटियाँ नख से शिख तक, अर्थात पूरी घाटियों से लेकर शिखर तक ऋषि मुनियों का आवास था। ऋषि मुनि यहाँ पर रहते थे और तंत्र मंत्र का जाप करते थे। इसलिए ऋषि मुनियों के लिए भी ये बहुत ही, उनके जाप के लिए उनका वो एक स्थान था और उनकी गूंज या उनकी वो भक्ति, उनकी वो श्रद्धा हिमालय में दिखाई देती है। शायद इसलिए इतना शांत और गंभीर है। फिर ये कहा गया कि मानव जाति प्रभावित हुई है। संपूर्ण मानव जाति के लिए जितना महत्व गंगा का उतना ही हिमालय का है। न केवल गंगा का उद्गम हुआ है, अन्य नदियों का भी उद्गम हिमालय से हुआ है। कई कंदराओं, गुफाओं, जंगलों से होती हुई वीरता, ये कहा गया क्षिप्र तेज में, विप्र तेज में वो उछलती कूदती, और ये भी कहा है वो बड़ी वीरता से, निडरता से आगे बढ़ती है। कहीं नदी विलुप्त हो जाती है, कहीं धरा के अंदर से ऐसा लगता है जैसे प्रवाहित हो रही है, फिर आगे जाके फिर उसकी कल कल की सुंदर ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने पूरी कविता में गंगा की विदाई का वर्णन किया है और कहा है उसके प्रवाह को प्रवाहित होने दो, उस पर बाधा मत बनो, उसे अपने वेग से आगे जाने दो। तो गंगा की विदाई कर दे नगाधिराज, हिमालय से निकल के वो जाकर समुद्र पे मिल जाए और जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उसके इस सफ़र में कोई भी बाधा न बने।